हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई क्वेश्चन बैंक सीरीज का सेट 31 देखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने 30 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने को मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सेशन का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है रूपांतरण, जीन, आनुवंशिकता, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 के एग्जाम में सवाल पूछा गया था। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, आनुवंशिकता। माता पिता से उनके संतान में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। वे लक्षण जो जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं, तथा इससे संबंधित विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकता के बारे में पहली बार जानकारी ग्रेगर जॉन मेडल ने दी थी। इन्हें आनुवंशिकी का पिता भी कहा जाता है। ठीक, तो चलिए इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। बताना है प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। क्या है? पादप वर्गिकी, पारिस्थितिकी, पादप कार्यकी, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0-125 के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। इसका सही आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, पादप कार्यकी। पादप कार्यकी में पौधों में होने वाली विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं कि पादप कार्यकी के जनक क्लाउडे को जाता है। ठीक है, क्लाउडे याद रखा जा सकता है, क्लाउडे। ठीक है, इनका पूरा नाम आई थिंक क्लाउडे बर्नार्ड था। ठीक है, इन्हें याद रखिएगा पादप कार्यकी के जनक कहा जाता है। ठीक ना, और ये पादप कार्यकी में याद रखना है में क्या होता है कि यहाँ पे पौधों में होने वाली विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, मृत जीवों के अपघटक हैं। बताना है मृत जीवों के अपघटक हैं, कौन सा है? वायरस, जीवाणु, कवक, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 ये 7/12/2023 के एग्जाम में सवाल पूछा गया था। तो यहाँ पे देखेंगे सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, दिए गए विकल्पों में एक से अधिक आप देखेंगे कि मृत जीवों के अपघटक हैं। अपघटक क्या होते हैं? तो वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जानवरों का अपघटन करके उन्हें सरल यौगिक में परिवर्तित करते हैं, अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, दिए गए विकल्पों में सब देखेंगे कि विषाणु, जीवाणु, कवक कुछ ऐसे ही है। तो याद रखना है विषाणु हो, चाहे जीवाणु हो या फिर कवक हो या फिर प्रोटोजोआ हो, ये सभी अपघटक के उदाहरण हैं। अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है। बताना है आपको कि लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है। क्या कहलाता है? सहभोजिता, अद्य सहयोग, सहोपकारिता, या फिर सदिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन, सहभोजिता। लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में सहभोजिता कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा शैवाल उन कवकों को खाते हैं जिनमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं होते हैं। कवक शैवाल को सुरक्षा प्रदान करके तथा जल अवशोषण में सहायता करके उनकी सहायता करते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे पर क्या है, क्या कहलाएंगे? सहभोजिता कहलाएंगे। ठीक है, एक दूसरे को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सहायता करते हैं। ठीक है, देखिए फिर से समझिए कि ये सहभोजिता कैसे कहलाता है। देखिए यहाँ पे एक है हमारा शैवाल और दूसरा है क्या है? कवक है। ठीक है,
अब शैवाल में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, तो ये क्या करता है, भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। ठीक है, तो शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है और कवक को प्रदान करता है। ठीक है, भोजन प्रदान करता है। अब कवक क्या कर रहा है यहाँ पे, तो कवक जो है ना, ये हाँ कवक ये जो है शैवाल को क्या करता है, आश्रय अर्थात रहने का स्थान देता है, पानी देता है और साथ में खनिज प्रदान करता है। तो हो गया ना सहभोजिता। ठीक है, शैवाल में होता है क्लोरोफिल, ये भोजन प्रदान करता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाता है और ये प्रदान फिर किसको करता है, कवक को। ठीक है, और कवक क्या कर रहा है, ये रहने का स्थान दे रहा है, पानी दे रहा है, खनिज प्रदान कर रहा है। तो इस स्थिति को ही क्या कहा जाता है, सहभोजिता कहलाता है। अब आए समझ में। चलिए अगला सवाल है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। देखिए जनन दो तरीके का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन होता है जिसमें दो माता पिताओं की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में माता पिता दोनों की आवश्यकता नहीं होती है, या तो नर मादा से भी काम चल जाता है या फिर तो नर से ही काम चल जाता है। ठीक है, तो जनन दो तरीके से हो सकते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो यहाँ पे जो मुकुलन हो रहा है, यहाँ पे बताना है जो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है वो किस में होता है। ऑप्शन दे रखा है, ईस्ट में, अमीबा में, प्लाज्मोडियम में, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे कि ईस्ट में अलैंगिक जनन ही होता है, अमीबा में भी अलैंगिक जनन होता है, प्लाज्मोडियम में भी। अब देखेंगे तो दोनों तरीके से होता है, अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन में भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि पूछा है फिर आगे मुकुलन के द्वारा। तो मुकुलन के द्वारा जो ये जनन होता है किस में होता है, ईस्टों में होता है। किस में होता है, ईस्ट में होता है। अमीबा में आप देखेंगे कि द्विखंडन विधि के माध्यम से होता है, जबकि प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन के माध्यम से होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, ईस्ट में। अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है किसमें, ईस्ट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और आपका हाइड्रा भी है जिसमें मुकुलन की विधि के द्वारा ही जनन होता है, और ये सभी अलैंगिक जनन के उदाहरण हैं जिसमें एक संतति को उत्पन्न करने के लिए माता पिता की आवश्यकता नहीं होती हैं, दो जीवों की आवश्यकता नहीं होती हैं। खुद देखिए यहाँ पर, यहाँ ये क्या हो रहा है, ये हाइड्रा है और हाइड्रा में यहाँ पर पहले एक कली निकलता है और ये कली फिर विकसित होकर कि ये बड़ा होता है और इसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ से कट करके ये अलग बन जाता है। ठीक है, और ये अलग पार्ट बन जाता है, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर दो भाग हो गए। तो ये इसी विधि से अलग होना ही क्या कहलाता है, मुकुलन कहलाता है। इसी तरीके से ईस्ट में भी यही होता है, पहले एक ही आपका जनक कोशिका ये है, इसका केंद्रक है, धीरे धीरे केंद्रक देखेंगे कि अलग होना शुरू हो गया, फिर ये आगे जाके फर्दर एक कई भागों में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये ईस्ट में इस तरह से मुकुलन होता है, तो इसी को मुकुलन कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा मुकुलन जो है ये हाइड्रा में भी होता है और ईस्ट में, दोनों में होता है। ठीक है, जो कि कोशिका में आप लोग जानते होंगे कि ये यहाँ पे द्विखंडन विधि के द्वारा होता है। ठीक है, द्विखंडन का मतलब ये हुआ कि ये सीधे दो भाग में ही बढ़ जाते हैं, जैसे कोई अमीबा है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे अलग करके ये दो भाग में ये अलग बना लेगा और ये अलग बना लेगा, दोनों का केंद्रक अलग अलग हो जाएगा, दोनों विखंडन हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कौन से लक्षण किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं। सवाल है, कौन से लक्षण किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं। ऑप्शन है, यांत्रिक ऊतक का अभाव, वायुतक की उपस्थिति, सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये बीपीएससी टीआरई 3.0125 के री एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। जलोद्भिद का मतलब क्या होता है, जो जल में रहने के लायक बनाता हो, जिसे ऐसी परिस्थितियाँ जो जल में रहने के लायक बनाता हो, है ना। तो कौन से लक्षण हैं जो किसी भी पादप को, प्लांट को जलोद्भिद बनाते हैं, अर्थात जल में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सही आंसर है इसका बी ऑप्शन, वायुतक की उपस्थिति। ठीक है, वायुतक की उपस्थिति इसका सही आंसर है। आइए इसको डिटेल से समझते हैं। जलोद्भिद जिसे हाइड्रोफाइट्स भी कहते हैं, पानी में रहने वाले प्लांट को क्या कहा जाता है, हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। तो जलोद्भिद पौधों में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जो उन्हें पानी में रहने और विकसित होने के अनुकूल बनाते हैं। उनमें से कुछ लक्षण यहाँ पे दिए गए हैं, दो लक्षण हमने लिया है, इसमें कई लक्षण होते हैं, 2-4 और लक्षण होते हैं। दो मुख्य लक्षण लिए हैं, एक तो पहला जो ऑप्शन आपका दिया गया है वो वाला, वायुतक की उपस्थिति। ये क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एरेनकैमा। ठीक है, जलोद्भिद पौधों के तने और पत्तियों में वायु कोशिकाएं अर्थात एरेनकैमा होती हैं जो उन्हें पानी में तैरने में मदद करती हैं और ऑक्सीजन का संचार करती हैं। बात समझ में आया। जलोद्भिद जो प्लांट होते हैं ना, उसमें क्या होती है, वायुतक की उपस्थिति होती है। ये वायुतक की उपस्थिति क्या मतलब है,
इसका मतलब ये है कि जलोदभिद पौधों के तने और पत्तियों में वायु कोशिकाएं होती हैं जो उन्हें पानी में तैरने में मदद करती हैं और ऑक्सीजन का संचार करती हैं। उसके अंदर देखेगा ना, कभी भी पत्ते अगर उसका तने का देखेंगे तोड़ करके तो उसके अंदर देखेंगे ना एक वायु की उपस्थिति जैसा एक संरचना नली जैसा दिखाई पड़ेगा वो, तो उसे क्या करता है, पानी में तैरने में मदद करता है। ठीक है। और एक दूसरा है संवहन तंत्र का विकास। जलोदभिद पौधों में संवहन तंत्र जैसे कि जाइलम और फ्लोएम अच्छी तरह से विकसित होता है ताकि वे पानी और पोषक तत्वों को पूरे पौधे में पहुंचा सके। पतली और कोमल पत्तियां, एक ये भी है आपका यहाँ पे, एक और भी एक लक्षण, तीसरा लक्षण है पतली और कोमल पत्तियां इसका होना। जलोदभिद पौधों की पत्तियां आमतौर पर पतली और कोमल होती हैं जिससे वे पानी में आसानी से घुल मिल जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका सही आंसर क्या है फिलहाल, बी ऑप्शन, वायु तक की उपस्थिति। ठीक है, ये लक्षण है पादप का जलोदभिद बनाते हैं कि इसमें उपस्थित क्या होता है, वायु तक की उपस्थिति। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, इजी से सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। बताना है निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। ऑप्शन है दलहन, ज्वार, बाजरा, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में सवाल पूछा गया था। सही आंसर है इसका ए ऑप्शन, दलहन, पल्स। ठीक है, एक दिए गए विकल्पों में से फलीदार जो फसल में से उदाहरण क्या है इसका, दलहन है। दलहन के इसके अलावा बात करें तो दलहन में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे कि मूंग, उड़द, अरहर, चना, लोबिया, है ना, ये सभी देखेंगे कि मुख्य रूप से उगाई जाने वाली दलहनी फसलें हैं। वैसे बात है सर्वाधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो मध्य प्रदेश में होता है, आपको याद रखना है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि फलीदार फसल होता क्या है, तो आपका ये डिफिनेशन कहीं मिलेगा नहीं ज़्यादातर, लेकिन अगर इसका डिफिनेशन याद भी रखना चाहें ना तो ऐसे याद रख सकते हैं कि फलीदार फसलें वे फसलें होती हैं जो मटर परिवार से संबंधित होती हैं। इन पौधों की जड़ों में गांठें होती हैं जिनमें राइबोजियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थिर करके मिट्टी में मिलाता है। यह नाइट्रोजन पौधे के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व है और फलीदार फसलों की यह विशेषता उन्हें अन्य फसलों से अलग बनाती हैं। तो ये आप कह सकते हैं फलीदार फसल का ये कुछ एग्जाम्पल उदाहरण कह सकते हैं, डिफिनेशन कह सकते हैं आप। ठीक है, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो अब देखेंगे कि जैसे मूंग है, उड़द है, अरहर है, चना है, लोबिया है ना, मटर है, ये सभी क्या है, ये सभी फलीदार फसल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो बस आपको याद रखना ये सभी मटर जो परि होता है ना मटर, ये उस परिवार से संबंधित होती हैं। ठीक है, और इनके पौधे जो होते हैं उनके जड़ों में क्या होती है, गांठें होती हैं। ठीक, तो इस तरीके से इसका सही आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन। और याद रखते चलिएगा कि सर्वाधिक दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है। चलिए लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है। ऑप्शन है दादुर, इसे टोड कहते हैं, मगरमच्छ, मछली, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 में ये सवाल पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखना है गर्म रक्त वाले जानवर बाहरी वातावरण के तापमान में परिवर्तन के बावजूद अपने आंतरिक शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं। स्तनधारी एवं पक्षी गर्म रक्त वाले जानवरों के उदाहरण हैं। ठीक है, स्तनधारी एवं पक्षी गर्म रक्त वाले जानवरों के उदाहरण हैं। मछली, सरीसृप, उभयचर तथा कीट ठंडे रक्त वाले जानवरों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों से देखेंगे मछली, मगरमच्छ, दादुर, ये सभी क्या हैं, ये सभी गर्म खून वाले के उदाहरण नहीं है, ये सभी ठंडे वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। जो भी दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन में दे रखा है टोड, मगरमच्छ, मछली, ये सभी क्या हैं, ये सभी ठंडे, है ना, ठंडे खून वाले, ठंडे रक्त वाले जानवर के उदाहरण हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं जैसे जितने भी उभयचर होते हैं, ज़्यादातर सरीसृप होते हैं, मछली जो भी होते हैं, ये सभी जो होते हैं ठंडे रक्त वाले जानवर होते हैं, ना कि गर्म खून वाले। गर्म खून वाले के उदाहरण में से बात करें तो स्तनधारी और पक्षी वर्ग जो भी आते हैं ये सभी गर्म रक्त वाले जानवर हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन। बाकी याद रखना है कि गर्म रक्त वाले जो जानवर होते हैं वो बाहरी वातावरण के तापमान में परिवर्तन के बावजूद भी अपने आंतरिक शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं। जैसे आप लोग खुद देखिए, हम लोग किस में आते हैं, स्तनधारी में आते हैं। ठीक है, तो गर्मी हो ठंडा हो तो हम लोग को जो आंतरिक जो तापमान है वो बदलता नहीं है। ठीक है, बाह्य टेम्परेचर के अनुसार अंदर का टेम्परेचर बदलता नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल है,
अनॉर्थियोलॉजी अध्ययन है, बताना है अनॉर्थियोलॉजी अध्ययन है, किसका अध्ययन है? पत्तियों का, हड्डियों का, पक्षियों का, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, पक्षियों का। अनॉर्थियोलॉजी अध्ययन किसका है? पक्षियों का। पक्षियों का अध्ययन को ही अनॉर्थियोलॉजी अध्ययन कहा जाता है। जबकि बात करें पत्तियों का अध्ययन को, इसे कहा जाता है प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पत्तियों का अध्ययन किया जाता है, जबकि ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है, खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम है। सवाल है, खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम है, क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, उत्पादक, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में सवाल पूछा गया था, इसका सही आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन, उत्पादक। अब इस सवाल इसलिए लगता है पूछा गया कन्फ्यूजन करने के लिए, स्टूडेंट को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए। यहाँ पर दिया गया कीटभक्षी पौधा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मांसाहारी पौधा भी कहते हैं, और मांसाहारी को खाने वाले को द्वितीयक उपभोक्ता या तो तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि उत्पादक कहते किसे हैं। ठीक है, तो वे पौधे है ना जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें उत्पादक कहा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कीटभक्षी पौधे भी अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं, इसलिए इसे भी उत्पादक ही कहा जाएगा। इनका मेन काम कीटभक्षी को पकड़ करके भोजन बनाना नहीं है। ठीक है, ये तो अपना सिर्फ नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए इस तरीके से कीटों को पकड़ करके वो अपना नाइट्रोजन को पूरा करते हैं, लेकिन इसका मूल रूप क्या है? अपना प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन तैयार करना। ठीक है, तो इसे उत्पादक की श्रेणी में ही रखा जाएगा, ना कि द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता के रूप में। आई बात समझ में? तो खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है? ये उत्पादक ही हैं। बात समझ में आया? तो आपको याद यहाँ पर क्या रखना है कि खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम क्या? उत्पादक है। और कीटभक्षी पौधे का नाम अगर पूछ लिया जाए आपसे कि कौन कौन से हैं, तो जैसे कुछ एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। पिचर प्लांट, पहला आप ध्यान रख सकते हैं, पिचर प्लांट। दूसरा याद रख सकते हैं, वीनस। ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप, पूरा लिख देते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप। और एक और नाम याद रखिए, ड्रोसेरा। ये सभी क्लास 8 का बुक में आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी का बुक में। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर एनसीईआरटी बुक अगर पढ़ते हैं डिटेल्स लाइन बाय लाइन, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से सवाल कहीं आपका बाहर जाने वाला है। निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अगर आप मन से एनसीईआरटी बुक पढ़ जाते हैं 6, 7, 8, 9, 10 का बुक, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई यूट्यूब चैनल पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ स्टडी भी करके, मेरी गारंटी है कि अगर आप एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन अगर ये पढ़ते हैं आप, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको सिलेक्शन से कोई पीछे छोड़ सकता है। क्योंकि हम जितना क्वेश्चन देख रहे हैं ये सभी क्लास 6, 7, 8, 9, 10 का बुक से ही कहीं ना कहीं लाइन से उठा करके पूछा गया सवाल है। क्योंकि एक्चुअली में मेरा कोचिंग चलता है 8, 9, 10, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10 का मेरा क्लास चलता है, तो वहाँ से मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि सब क्वेश्चन वहीं से हैं। ठीक है, हाँ, कुछ क्वेश्चन बहुत देखता हूँ कि 20 से 25% क्वेश्चन जो है जो आउट ऑफ हैं, कहीं बुक से पूछे गए हैं, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि कम से कम तो 70%, 75% किताब एनसीईआरटी की बुक से ही है। और कट ऑफ कितना जाता है ये ज़रा बताइए आप ही, कितना कट ऑफ जाता है? 60%, 65% ज़्यादा कट ऑफ जाता है क्या एग्ज़ाम में? नहीं, कभी नहीं। ठीक है, तो आप, हमें लगता है कि मन से अगर ये पढ़ा जाते हैं ना एनसीईआरटी की बुक लाइन बाय लाइन, तो सिलेक्शन रोकने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये हो गया प्रोड्यूसर हो गया, जिसे उत्पादक कहते हैं। प्लांट जितने होते हैं, अब प्लांट को खाने वाले को क्या कहेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। ठीक है, प्लांट को खाने वाले को क्या कहेंगे, या उत्पादक को खाने वाले को प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे, इसे हम लोग शाकाहारी कहेंगे। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी इसे कहेंगे, अर्थात पेड़ पौधों को खाने वाले को क्या कहा जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाएगा, या तो उसे शाकाहारी कहेंगे आप। ठीक है, अब शाकाहारी को खाने वाले को क्या कहा जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा। ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाएगा। इसे क्या फिर कहेंगे हम लोग? मांसाहारी। इसे क्या कहेंगे? मांसाहारी कहेंगे। ठीक है, अब इसी मांसाहारी पर डिपेंड रहने वाले
मांसाहारी खाने वाले को जो होंगे, जो शाकाहारी जो खा रहे हैं, ठीक है, कोई जो भी जीव खा रहे होंगे, जैसे बकरी है तो बकरी प्लांट खा रही हैं, ठीक है, अब उसको खा रहे हैं बकरी। अब बकरी को खाने वाला जो होगा जीव होगा, जैसे कि कोई दूसरा ले लीजिए, भेड़िया ले लीजिए, तो वो उसको क्या कहेंगे, मांसाहारी शरीर में रखेंगे। अब इस पर डिपेंड रहने जैसे बाघ है, शेर है, इस पर कोई डिपेंड होगा तो उसे कहेंगे तृतीय उपभोक्ता कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पति हार्मोन है, ठीक है, ये भी क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पति हार्मोन है? ऑप्शन दे रखा है साइटोकाइनिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साइटोकाइनिन, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से एक वनस्पति हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन है, ठीक है। और बाकी तो इंसुलिन और एस्ट्रोजन ये दोनों तो मनुष्यों में पाया जाता है, ठीक है। इंसुलिन तो हम लोग जानते हैं कि ये शुगर कंट्रोल करता है, जबकि एस्ट्रोजन ये स्त्रियों में पाए जाने वाला जनन हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन ये पुरुष हार्मोन है, ठीक है, जनन हार्मोन है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आइए दिखाते हैं आपकी ये साइटोकाइनिन कहाँ से पूछा गया था। देखिए हम एनसीईआरटी का किताब है ये, और वहीं से हम क्रॉप करके यहाँ पर ला रखे हुए हैं, ठीक है। खोजिए ज़रा कहाँ पर है, तो देखिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं आपके लिए ताकि दिखे साफ साफ। देखिए साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, ठीक है। कोशिका विभाजन, कहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग? पादप हार्मोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। पादप हार्मोन का दूसरा उदाहरण है जिबरेलिन, ठीक है, जो ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में सहायक होते हैं, देख रहे हैं। तो ये सभी ध्यान क्या रखना है यहाँ पर? ध्यान ये रखिएगा, एक पादप हार्मोन में कौन कौन सा? एक जिबरेलिन है, एक आपका ऑक्सिन है, ठीक है, एक साइटोकाइनिन है, और एक मिलेगा आपको इधर F6 जो है ये वाला, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4, ये चारों याद रखना है, ये सभी क्या है? ये सभी पादप हार्मोन है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में, कहीं बाहर से क्वेश्चन है क्या? नहीं ना। तो अब ये ध्यान रखना है इन सब का काम क्या क्या है, इसका काम जरूर याद रखिए कि ये साइटोकाइनिन का काम क्या है, जिबरेलिन का काम क्या, ऑक्सिन का क्या काम है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा यदि, तो पता चलेगा कि पादप हार्मोन का दूसरा उदाहरण जिबरेलिन है, जो ऑक्सिन की तरह क्या करता है? ये तने में वृद्धि में सहायक है ये, ठीक है। तो तने की वृद्धि में सहायक कौन सा है? तो जिबरेलिन है। अब साइटोकाइनिन क्या है? तो ये कोशिका को विभाजन करने प्रेरित करता है। तो ये भी याद रख सकते हैं कि साइटोकाइनिन जो है ना, ये कोशिका का विभाजन करने प्रेरित करता है। कोशिका विभाजन कैसे होता है? कौन सा हार्मोन इसको प्रेरित करता है? तो ये साइटोकाइनिन है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तने की वृद्धि में कौन सहायक है? तो जिबरेलिन है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा कि अम्ल वृद्धि है ना करने वाले हार्मोन, अर्थात ये छोड़िए इसको, यहाँ देखिए पत्तियों का मुरझाना इसके प्रभाव में सम्मिलित है। पत्तियों का मुरझाना या फूलों का खिलना, ठीक है, ये सभी किसका है? ये वाला जो आपका दिख रहा है हार्मोन, वो इसका काम है। बात समझ में आया? इसके अलावा देखिए यहाँ पर देखिए किधर गया, एक हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं, यह प्रारोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिका की लंबाई में वृद्धि में ये सहायक है। ये कोशिका की लंबाई, देखिए यहाँ ध्यान से, ऑक्सिन का क्या काम है? ये कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा पादप कोशिकाओं में कोशिकाओं की लंबाई वृद्धि को प्रेरित करता है, यह सहायक होता है? ये क्या हो जाएगा? ऑक्सिन हो जाएगा। कोशिकाओं की लंबाई वृद्धि में मदद कौन करता है? ऑक्सिन करता है, ठीक है। जबकि जिबरेलिन क्या कर रहा है? ये देखेंगे यहाँ पर तने की वृद्धि कर रहा है, यहाँ पर तने की वृद्धि में सहायक है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए एनसीईआरटी के सभी लाइन बाय लाइन है, पूछा जा रहा है। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ते हैं तो खुद पछताएंगे। बाकी तो हम अपना जो सब्जेक्ट हम लेकर चले हैं ज्योग्राफी, तो वो लाइन बाय लाइन हम पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग का किसी का सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। लाइन बाय लाइन हम पढ़ा रहे हैं और वहाँ से प्रैक्टिस सेट भी आपको करवा रहे हैं। अगर मेरा कंटिन्यू वीडियो देखते हैं तो मेरी गारंटी है कि सिलेक्शन रहने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? अभी भी क्लास 9 के बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन 9 10 का हम देख रहे हैं, 8 9 10 का बुक से क्वेश्चन हम देख रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है। वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है, ठीक है। तो ये क्लास 9 का बुक में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे मिलेगा आपको अति प्रासरणदाबी, है ना, अल्प प्रासरणदाबी, और एक होता है सम प्रासरणदाबी। वहाँ से सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, केशिका जल। वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? तो ये केशिका जल के माध्यम से मिलता है, और ये बीपीएससी टियरी 3.0 में सवाल पूछा गया था, ठीक है। चलिए
अगला सवाल है, परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं? अंडाशय, बाह्यदल, परागकण, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आप कहेंगे सर ये किस क्लास का है? तो ये क्लास 8 का है। क्लास 8 का बुक में देखिए, मेरी गारंटी है आपको नहीं मिलेगा तो मुझे बताइएगा। ठीक है, पादपों में जनन जो चैप्टर है उसमें आपको देखने को मिलेगा ये। ठीक है, परागकोश में होते हैं, क्या होते हैं? अंडाशय होते हैं, बाह्यदल होते हैं या फिर परागकण होते हैं। तो सीधा सा सवाल है और सीधा सा जवाब है, परागकण होंगे। परागकोश में क्या होंगे? परागकण ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि परागकण किसके हिस्से हैं, स्त्री केसर का या फिर पुंकेसर का? तो इसका सही आंसर है पुंकेसर का। परागकण किस में पाए जाते हैं? पुंकेसर में पाए जाते हैं, जबकि स्त्री केसर में ये कह सकते हैं अंडाणु पाए जाते हैं। वैसे यहाँ पे अंडाणु हम नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो महिलाओं में देखने को मिलती हैं, हम यहाँ पे कहेंगे बीजांड। क्या कहेंगे? बीजांड कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अस्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। किस एग्जाम में पूछा गया यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे अस्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे क्या ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं। जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं, क्या होते हैं? हल्के एवं चिकने होते हैं, चिपचिपे होते हैं, सूखे होते हैं, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं, क्या होते हैं? हल्के एवं चिकने होते हैं, चिपचिपे होते हैं, सूखे होते हैं, क्या होते हैं ये? तो ये होते हैं सूखे। जल परागित पुष्पों में परागकण सूखे होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन ड्राई। ठीक है, देखिए यहाँ पे जल परागन वाली प्रजातियों के परागकणों पर अस्लेमा परत की उपस्थिति उन्हें पानी से सुरक्षा प्रदान करती है। उनके पास एक अस्लेमा आवरण होता है जो उन्हें सूखा रखता है। यह परत उन्हें पानी में भीगने से बचाती है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है, उसमें क्या उपस्थित होने के कारण वो ड्राई होता है, सूखा होता है? एक उसमें स्लेमा परत पाई जाती है। ठीक है, जो उसको भीगने से बचाती हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल क्या पूछा गया है। हाँ, अब ये सवाल कहाँ से है? ये सवाल आई थिंक मुझे अभी तक किसी भी किताब में पढ़ने को मुझे नहीं मिला है। ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा सा कहीं हट के पूछा गया सवाल है, इसको हम लेके मानसिक चल सकते हैं। ठीक है, या फिर SCERT का बुक में होगा तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि SCERT बुक ज़्यादा हम अध्ययन नहीं करते हैं, ज़्यादातर हम NCERT बुक का ही अध्ययन करते हैं। चलिए अगला सवाल है आपके लिए कि पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है। सवाल है, पौधों की जड़ में मृदा से जल प्रवेश का कारक क्या है? वायु दाब, कोशिका तत्व, ऑस्मेटिक दाब जिसे परासरण दाब भी कहते हैं। ठीक है, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ये BPSC TRE 2.0 में सवाल पूछा गया था। अब ये सवाल क्लास 9th के बुक में ही सही सवाल है ये। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑस्मेटिक दाब या फिर कह सकते हैं परासरण दाब। ठीक है, अक्सर हो सकता है आपको यहाँ पे दो चीज़ों में कन्फ्यूजन होता होगा कि परासरण क्या है, परासरण क्या है ना, और एक होता है विसरण। विसरण क्या है? ठीक है, तो दोनों में बेसिक सा अंतर है। ठीक है, बेसिक सा अंतर है, दोनों तो है एक ही चीज़, परासरण और विसरण दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, विसरण जिसे डिफ्यूजन भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कोई कमरा है या एक कोई बर्तन है, इसमें हमने क्या किया कि इसमें हम इतना इस स्थिति में पानी ले लिए, हम इसमें क्या करें? पानी ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करें? चीनी का कुछ यहाँ पे जो कण है छोटे छोटे, यहाँ पे हम रख दे रहे हैं। अब ये यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखेंगे कि इस एरिया में चीनी की सांद्रता क्या है? यहाँ पे सांद्रता बहुत अधिक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे उच्च सांद्रता, यहाँ पे सांद्रता कैसी है? उच्च सांद्रता है, तो उच्च सांद्रता से ये निम्न सांद्रता की ओर जाएगा, धीरे धीरे पूरे में ये फिर फैल जाएगा जब तक कि ये पूरे बराबर ना हो जाए, सांद्रता पूरे इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो इसे कहेंगे विसरण। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं कि कोई कमरा है ना, कोई कमरा है, और अगर आप यहाँ पे मोमबत्ती जलाते हैं, ठीक है, तो इससे जो गैस निकलती हैं, तो अब देखेंगे कि ये गैस जो है ना, ये गैस आपके यहाँ तक भी पहुँच जाती हैं। ये गैस पूरे वातावरण में देखेंगे, ये पूरे वातावरण में पूरा फैल जाएगा, ये पूरे कमरे में फैल जाएगा।
ठीक है। तो इसे इस किस माध्यम से हो रहा है यहाँ पे हो रहा है विसरण के माध्यम से। लेकिन प्रासरण में क्या होता है, प्रासरण में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे इस खास करके यहाँ पे कोशिकाओं में अगर हम बात करें तो कोशिका के अंदर होता है एक अर्धगम्य पारगम्य झिल्ली होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है। ठीक है, तो जो कि क्या करता है, सिर्फ इच्छित चीज़ों को ही आने जाने देता है, इच्छित चीज़ों को ही अंदर अपने से अंदर और बाहर आने जाने देता है। ठीक है, जैसे हमने कहा ना कि सांद्र जो चीज़ें होती हैं, या हम यूँ कहें कि परासरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विलायक, जैसे कि विलायक में पानी लेते हैं, कि अणु एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से, ये वाला, ठीक है, इस माध्यम से कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाते हैं। ठीक है, कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाते हैं, इसे ही परासरण कहा जाता है। तो दोनों बेसिक अंतर है कि यहाँ पे कोई झिल्ली नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे कोई झिल्ली लगा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे कि इसमें तीनों हो सकता है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों हो सकता है। लेकिन परासरण में हम देखेंगे यहाँ पे कि इच्छित चीज़ों के लिए ही सिर्फ आने जाने दे रहा है। ज़्यादातर यहाँ पे जो होता है, कोशिकाओं की हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जल को बाहर आने और जाने देता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर पानी अधिक है, ठीक है, पानी यहाँ पर अधिक है, इधर पानी कम है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इधर देखेंगे पानी की जो सांद्रता है वो क्या है, अधिक है, तो पानी अब क्या होगा, इधर कम है, तो पानी इधर से इधर बाहर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा हुआ कभी मान लेते हैं कि ये कोशिका के बाहर की स्थिति है, इधर कोशिका इधर पानी के जो अणु है वो ज़्यादा है और इधर कुछ कम कर देते हैं, तब क्या होगा, पानी ये अंदर जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे परासरण हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर एक अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा होता है जो कि सिर्फ जल के अणुओं को ही अंदर आने जाने देता है। आई बात समझ में। जैसे एक और एग्जांपल समझा देते हैं आप लोग को जैसे कुछ ऐसा ले लेते हैं, ये हमारा नीचे का भाग का जो है जड़ मान लेते हैं, और यहाँ पे मान लेते हैं कोई कोशिका है। ठीक है, अब कोशिका में मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे पानी कि इसके जो इस कोशिका में जो पानी है उसके तुलना में इधर पानी बहुत ज़्यादा है। ये मानते हैं इधर हम पानी का कुछ कण ले रहे हैं, तो इधर पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इधर पानी की सांद्रता अधिक है और इधर क्या है, कम है। तो हमने कहा ना कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती हैं, तो यहाँ पर पानी क्या होगा, पानी इधर से आकर के कोशिकाओं के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन होगा। ठीक है, और कोशिकाएँ फिर क्या हो जाएंगी, फूल जाएंगी, और इस तरीके से पानी की पूर्ति होता रहेगा। लेकिन अब ज़रा सोचिए, अब ऐसा स्थिति लीजिए कि यहाँ पे मान लेते सूखा पड़ गया, इधर पानी है ही नहीं। ठीक है, पानी अब पौधों को नहीं दे रहे हैं, तो इधर पानी आपको क्या होगा, बिल्कुल सूख जाएगा। अब यहाँ पे देखें कोशिकाओं में क्या हो जाएगा, उच्च सांद्रता देखने को मिलेगी। तो उच्च सांद्रता देखने को मिलेगा तो इसका मतलब है कि अब इस कोशिका से पानी कहाँ निकलेगा, इस मिट्टी की ओर निकल कर जाएगा, बाहर निकलेगा, जिस फलस्वरूप क्या होगा, ये कोशिकाएँ सूखना शुरू हो जाएंगी, कोशिकाएँ सिकुड़ना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से पेड़ पौधे मर जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट यही है, यही इसका सही आंसर है, ऑस्मेटिक दाब, जिसको बोलते हैं परासरण दाब। ठीक है, तो पौधे की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक क्या है, ये ऑस्मेटिक दाब होता है, यहाँ पे परासरण दाब होता है। ठीक है, विसरण ऑप्शन में होगा तो इसे टिक मत कीजिएगा, परासरण इसका सही आंसर होगा। ठीक है, दोनों में बेसिक अंतर हमने बता दिया। इसमें परासरण दाब में हमने किया, यहाँ पे कुछ लगा होता है, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा होता है, जबकि यहाँ विसरण ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे तीनों देखने को मिलता है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों में देखने को मिलता है। जैसे देखिए यहाँ पर द्रव था, ठीक है, ये द्रव था और ये क्या था, इससे कण क्या थे, इससे कण ठोस थे, तो ठोस में देख रहे थे, द्रव में ये द्रव में ठोस का विसरण, ये ठोस का घोल देख रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं, क्योंकि। अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्योंकि, क्या कारण है। यह खाद्य सामग्री का भंडारण करता है, इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, एक से अधिक इसका सही आंसर है। अदरक एक भूमिगत तना है क्योंकि यह खाद्य सामग्री का भंडारण करता है और साथ ही साथ इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, इसीलिए इसे अदरक एक भूमिगत तना इसे कहा जाएगा, जड़ नहीं। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल नहीं सही होगा। ध्यान दीजिएगा, अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। पौधे के तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है भूमिगत तना कहलाता है। भूमिगत तने में पर्व संधियाँ, पर्ण कलिकाएँ तथा सल्क पत्र पाए जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भूमिगत तने भोजन संग्रह करने के कारण मोटा एवं मांसल हो जाता है। इसके उदाहरण जैसे कि हल्दी, अदरक, केला आदि। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को पता करना है कि ये वो तना है या फिर जड़ है,
कोई भी फल जो है वो तना है या जड़ है। तो बस आपको सिंपल सा एक लॉजिक याद रखना है कि जो भी फल है, देखिए जो भी फल है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कि एक हम ले रहे हैं आलू ले रहे हैं और एक हम यहाँ पे मान लेते हैं कि गाजर ले रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में अंतर देखिएगा, ये क्या है आपका, ये देखेंगे कि ये आलू क्या है, बताइए आलू क्या होगा यहाँ पे, और ये गाजर क्या होगा, ठीक है। तो गाजर जड़ है जबकि आलू क्या है, तना है। अब कैसे पकड़ेंगे, सिंपल सा तरीका, देखिए जो ये फल है तो फल जो भी, जैसे आलू है यहाँ पे, तो आलू में देखिए कि इसके अलावा साथ में और क्या क्या इसमें, इसके अलावा कोई जड़ है इसमें, तो आप देखेंगे हाँ इसके अलावा जड़ और भी है, तो इसका मतलब है ये फिर तना हो जाएगा। अब क्या गाजर के अलावा कोई दूसरा इसमें और कुछ है चीज़ें हैं क्या, इसमें जड़ के रूप में कुछ और भी रेसे निकले हुए हैं, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, क्योंकि जड़ के बिना कोई तो पौधा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये इसका ये हो जाएगा, गाजर जैसे हो गया, मूली हो गया, तो इसमें जड़ ही है, क्योंकि इसके अलावा इसमें और कोई आपको जड़ देखने को मिलेगा नहीं, तो यही जड़ है, इसका मूल जड़ ही है। अब आलू क्या है, आलू आपका हो जाएगा तना, ठीक है। जैसे आप लेते हैं मूंगफली, मूंगफली भी क्या कह सकते हैं, तने में ले सकते हैं। और आप ले लीजिए शकरकंद ले लीजिए, वो भी आपका क्या है, तना ही है, क्योंकि उसके अलावा भी देखेंगे जड़ और भी है उसमें फैले होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ईजी तरीके से समझ सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है कहलाता है। इसे क्या कहेंगे, कार्पेल कहेंगे, कोरोला कहेंगे, स्टेमेन कहेंगे, सदिक होगा, फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये बीपीएससी टीआरई 2.0 पूछा गया था, इसका सही आंसर है कार्पेल। पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है उसे क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, याद रखना है। निषेचन के बाद पुष्प अंडकोश में बदल जाता है। कार्पेल इस तरीके का एक भाग होता है। जब यह अंडकोश निषेचित होता है तो वह विकसित होकर के फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो फल दो तरीके से लगते हैं, एक तो होता है सत्य फल और एक होता है असत्य फल, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कोई फल ऐसा लगा हो जो कि इस तरीके से, मान लो ऐसे है, ये फल लगा हुआ है, इसमें ऐसे करके झुका हो, ऐसा लगा हो फल नीचे झुका हो इस तरीके से नीचे, तो उसे कहेंगे असत्य फल, उसमें जो भी लगेगा वो असत्य फल होगा, ठीक है। बस इतनी याद रखिए, डिटेल समझाना शुरू करें तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अधिकांश सब ज़्यादा ही आज एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो याद क्या रखना है, जैसे कि देखिए एक मान लेते हैं एक केला का पौधा है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो केले लगे होते हैं कुछ इस तरह से झुके होते हैं नीचे, है ना। इसी तरह सेब भी देखेंगे नीचे झुके होते हैं, काजू भी देखेंगे तो झुके होते हैं, तो ये सभी असत्य फल के उदाहरण हैं, ठीक है, जो झुके होते हैं नीचे। आ रहा है बात समझ में, तो ये सभी कैसे फल हैं, असत्य फल हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है, ठीक है। ये भी क्लास 9th के ज्योग्राफी बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल सा चीज़ें बता रहे हैं। ऑप्शन दे रखा है हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा असम, एक से देख होगा, फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया सवाल है। सही आंसर इसका ये ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। और ये भी याद रख सकते हैं कि हिमालयन यू नामक जो औषधीय पौधा है, इससे कैंसर का उपचार के लिए औषधि बनाया जाता है, ठीक है। तो ये था महत्वपूर्ण 19 प्रश्न इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।